बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, एक बहुत सदमे वाली ख़बर और दिल दहला देने वाली ख़बर अगर कहूँ, और बहुत ज़्यादा दिल अफसरदा है कि पाकिस्तान के मायनाज़ सहाफ़ी और सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम अरशद शरीफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। और अरशद शरीफ जो है वो कीनिया के दारुल-हुकूमत नैरोबी में उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया। इसके मुहर्रकात क्या हैं, कौन लोग थे, किन्होंने कत्ल किया, इस हवाले से हमारे पास कुछ तफसीलात आई हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले अरशद शरीफ के हवाले से आपको ये ज़रूर बताऊँ कि अरशद शरीफ एक सेल्फ मेड आदमी था और जर्नलिज़म में उन्होंने अपने आप को जो है मनवाने के लिए हर उस प्रोसेस से वो गुज़रे जिस प्रोसेस से एक सहाफ़ी को गुज़रना चाहिए। वो एक रिपोर्टर से ब्यूरो चीफ़ के बाद एंकर, और हमेशा उन्होंने फील्ड की रिपोर्टिंग की। मेरा उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन तो नहीं रहा, लेकिन मुझे मेरी उनसे आखिरी मुलाकात, वैसे उनको मैं देखता ज़रूर था, लेकिन मेरी उनके साथ अगर आप कहें कि इंटरेक्शन या गपशप कैसे हुई, तो नाज़रीन आपको बताते जाऊँ कि जब एक्स प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अपने दौरे वज़ीर आज़म का आखिरी जब उनका टूर था रशिया का, मॉस्को का, बायलैटरल सीरीज़ में, तो उस टूर के अंदर जो है वो मैं था, मेरे साथ अब्बास शबीर थे, उस वक्त समा को रिप्रेजेंट करते थे, और अरशद शरीफ थे, उनमें महर बुखारी साहिबा थी, बाकी भी कुछ लोग थे। अरशद शरीफ साहब के साथ मुझे वहाँ पर मिलकर और नाश्ते की टेबल पे गपशप करने का जो है वो मौका मिला। और मैं समझता था कि बड़ा एरोगेंट आदमी है, पता नहीं किस तरीके से है, लेकिन जब उनसे मेरी बात हुई और जब उनको मैंने बताया तो वो यकीन करें मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो मुझे जानते थे और वो मुझे फॉलो करते थे। मतलब फॉलो से मुराद ये कि वो मेरी स्टोरीज़ देखते थे। मैंने उनसे जब बात की, मैं कहा, अर्शी साहब आप मुझे जानते हैं? उन्होंने कहा, जी मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं आपकी रिपोर्टिंग को फॉलो भी करता हूँ, देखते भी हूँ, और आपकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी होती हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतना बड़ा एक सहाफ़ी जो है वो हम जैसे एक छोटे मोटे रिपोर्टर को फॉलो भी करता है और वो देखता भी है, और स्टोरीज़ को और फीडबैक भी उन्होंने बड़ी अच्छी दी और बड़ी उनसे गपशप हुई। फिर मैंने उनको बताया कि जी किस तरीके से थोड़ा सा मैंने बल्कि अपनी कुछ एडवाइस उनको ज़रूर दी कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों को इन एरियाज़ के अंदर हवाले से मैंने उनको थोड़ा सा अपनी मैंने इनपुट दी, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता किसी वजह से, लेकिन मैंने उनको अच्छा इंसान पाया। और शहीद के वो भाई थे, वो अगर आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दूं तो उनके फादर जो है वो एक्स कमांडर थे नेवी के, और उनको हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हुई, तो उनके भाई मेजर थे। बनू में ऑपरेशन एरिया में उन दिनों में टेररिज्म बड़ी पीक पे थी, और जब वो उनके भाई को मालूम हुआ कि उनके फादर की डेथ हो गई है, तो वो वहाँ से बनू से जब निकले तो रास्ते में उनको टेररिस्ट अटैक के अंदर उनकी भी डेथ होगी, तो वो शहीद हो गए। तो उन्होंने 2 जनाजे एक दिन में उठाए, तो बड़ा ही सदमा उन्होंने उठाया। और मेरी इत्तलात के मुताबिक वो ख़ानदान के वाहिद कफ़ील कह लें मेल जो थे वो, और उनकी वालदा हयात हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे, और 3 उनके जो हैं वो उन्होंने शादियाँ की थी। तो एक तो हमारी एक्स कोलीग थी जवेरिया सिद्दीकी, जिनके साथ मैंने कुछ अर्सा काम भी किया हुआ था, तो बाकी 2 अहलिया को मैं नहीं जानता, बच्चे भी उनके हैं। तो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, और बड़ा ही यकीन करे, बड़ा दिल अफसरदा है, और अल्लाह ताला बस क्या कह सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको तफसीलात ज़रूर दूँ कि हुआ क्या। देखिए, जब ये हुकूमत आई और थोड़ा सा वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनकी एक्टिविटी शुरू हुई, तो वो पेशावर के ज़रिए बज़ारिए बरसते पेशावर एयरपोर्ट वो दुबई चले गए, और हमारे पास ये इत्तलात आई, बल्कि हमने ख़बर भी दी। मुझे याद है कि अरशद शरीफ जो है वो पेशावर से दुबई चले गए, उनकी एक तस्वीर भी आई हुई थी एयरपोर्ट पे, FIA की सिस्टम से वो वायरल भी हुई, सब TV चैनल भी उसको चलाया। उसके बाद दुबई के बाद फिर उनकी एक और तस्वीर वायरल हुई, पिकडेली सर्कस जो लंदन की एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने कॉफ़ी के साथ रख के सामने वो एक तस्वीर सामने आई कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, वो तस्वीर आई। फिर वो लंदन से कुछ अर्सा वो खामोश रहे, फिर उन्होंने अपना YouTube चैनल जो है वो शुरू कर दिया, लंदन में ही वो बेस थे। फिर इतलात ये अभी आई है कि वो नैरोबी में उनकी डेथ हो गई है। कुछ इतलात ये थी कि शायद एक्सीडेंट हुआ है, कुछ इतलात बाद में कि उनको शूट किया गया है, हेड इंजरी है, हेड पे शूट किया गया उनको। अभी जो एक प्रेस रिलीज़ आई है और नैरोबी पुलिस की जानिब से क्लैरिफिकेशन आई है, वो मैं थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूँ कि हुआ क्या है। बेसिकली नैरोबी पुलिस ने इसको एडमिट किया है कि ये एक मिस्टेकनली, यानी गलती के साथ ये एक वाक़या पेश आया है। वो ये कहते हैं कि हमने एक रोड ब्लॉकेज थी, रोड ब्लॉक किया हुआ था, जिसको आप नाकाबंदी कहते हैं, हमारे आम अल्फाज में वो रोड ब्लॉक करते हैं। तो कोई एक बच्चे की किडनैपिंग के हवाले से एक कॉल चली हुई थी,
और रोड ब्लॉक था, यानी नाकाबंदी थी। तो जिस गाड़ी की इतला थी उस तर्ज की गाड़ी थी जिस पर अरशद शरीफ साहब अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे होंगे, और ये इतवार की रात की बात कर रहा हूँ, यानी पिछली रात की, लेट नाइट की। तो वो जा रहे होंगे, तो बहरहाल जब वो इतला थी तो वो पुलिस जो है वो उस गाड़ी को ट्रेस कर रही थी। उसी से मिलती जुलती गाड़ी में अरशद शरीफ साहब थे, और उसी से मिलती जुलती गाड़ी में बच्चे को किडनैप करने के हवाले से कॉल चली हुई थी। तो वो रोड जब उन्होंने ज्वाइन किया, हाईवे ज्वाइन की, उसी गाड़ी ने, अरशद शरीफ साहब की गाड़ी ने, उनके साथ ड्राइवर भी था। तो बकौल नैरोबी पुलिस की जो उनकी प्रेस रिलीज़ आई हुई है कि इनको इशारा किया गया कि वो गाड़ी रोके, लेकिन उनके ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, जिस पर वो ये समझे कि ये वही गाड़ी है जिसमें बच्चे को किडनैप किया जा रहा है। जिस पर उस गाड़ी पर फायरिंग हुई, उसमें से एक बुलेट जो है उनके हेड पे लगा, जिसकी वजह से उनकी मौके पर डेथ होगी, और गाड़ी जो है वो कलाबाजियाँ खाती हुई जो है वो गिरी, और वो ड्राइवर भी शदीद ज़ख्मी हुआ। उसके बाद जब पुलिस वहाँ पहुँची, देखा तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये तो वो गाड़ी नहीं है जिसमें किडनैपिंग के हवाले से कॉल हुई। बाद में उन्होंने जब देखा कि ये कौन है, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह देखे तो उनको ये लगा पाकिस्तानी कोई शहरी है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कोई जर्नलिस्ट है, और इतना रीनाउंड जर्नलिस्ट है पाकिस्तान का जिसके साथ ये वाक़ा हुआ। बहरहाल थोड़ी देर बाद ये पता चला उनको कि ये कोई जर्नलिस्ट है और बड़ा रीनाउंड जर्नलिस्ट है पाकिस्तान का। उसके बाद ये सारा मामला सोशल मीडिया पे, और ये फर्दर अब नैरोबी पुलिस ने एक और पुलिस डिपार्टमेंट को ये इन्वेस्टिगेशन दे दी है, और फाइनली उन्होंने इस पर प्रॉपर तरीके से जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू की हुई है। बहरहाल ये वाक़या जो है बज़ाहिर एक गलतफ़हमी का वाक़या नज़र आ रहा है, लेकिन वही बात है कि गलतफ़हमी ज़रूर हुई है, लेकिन एक जान तो चली, और वो जान कोई आम जान नहीं थी, बड़ी कीमती जान थी पाकिस्तान के लिए। उनका बड़ा नाम था सहाफ़त के लिए, और एक घर के एक वारिस थे, एक घर के वो सब कुछ थे, यानी एक मेल थे अपने घर के, एक वो आदमी जो अपने पूरे घर का सहारा होता है। ज़रूरी नहीं होता कि फाइनेंशियल सहारा ही हो, मेल होता है, यानी मर्द जो होता है वो घर का हर किस्म का सहारा होता है, मॉरली भी सहारा होता है। एक माँ का बेटा, एक बीवी का खावन, एक भाई, एक बहन का भाई, बड़ी बड़ी चीज़ें इसके अंदर आता है, बच्चों का बाप, तो बड़ी कॉम्बो होती है ये। तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट ये वाक़या है। उस हवाले से अब बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन ही, लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं बड़ी ही अनफॉर्चुनेट है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो आप सोशल मीडिया पे लोग ये फजूल किस्म की पोस्टें चला रहे हैं और इशारा किसी ख़ास इंस्टीट्यूशन की तरफ दे रहे हैं, कि ख़ास लोगों की तरफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकायदा तौर पर नैरोबी पुलिस ने इसकी जो है वो ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। वो कह रहे हैं कि ये हमसे हुआ है, गलतफ़हमी के बिना पे हुआ है, हम इसको इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। अब उनकी डेड बॉडी जो है वो नैरोबी में मौजूद है। अब पाकिस्तानी सफारत खाना जो है वो कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कोशिश करी कि उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान लाया जाए, और उनके घर के अंदर, घर के बाहर जो है वो लोगों का आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ जर्नलिस्ट भी उनके घर आ रहे हैं वहाँ पर अपनी, लेकिन ये वक्त नहीं है सियासत करने का, अपनी बुग़्ज़ निकालने का। वो लोग जो बुग़्ज़ इस्टेब्लिशमेंट में फजूल किस्म की बातें कर रहे हैं, मैं कहता हूँ इससे इज्तनाब करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने इदारों के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग ना करें, और इसमें बाकायदा तौर पर वेरी क्लियर है कि ये नैरोबी पुलिस ने इसकी ज़िम्मेदारी ले ली है। वो ये कहते हैं कि ये हमसे हुआ है और गलतफ़हमी के बिना पे हुआ है, क्योंकि एक इस तरह का वाक़या हुआ था। आपको जैसे पता है अफ्रीका में, कीनिया में, साउथ अफ्रीका में इस किस्म के वाक़यात बहुत होते हैं, स्नैचिंग के, अगवा बर तावान के। तो इस किस्म के वाक़यात की वो ये एक कड़ी है। बहरहाल ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। हम तो ये नहीं कहते लॉस है, अल्लाह ताला जो है वो उनको गरीब की रहमत करे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो हैं अपना ब्रास निकालने के लिए कुछ इदारों की तरफ इशारे कर रहे हैं जो इंतहाई गलत है, और उनको इस तरीके से जो है वो नहीं करना चाहिए। एक तो ये बात थी, इसके हवाले से भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी इस पर अफसोस का इजहार किया है, बाकी भी साबिक़ वज़ीर इमरान खान साहब ने भी इस पर, काफ़ी बाकी पॉलिटिशियंस ने भी, सभी लोग इस पर अफसोस कर रहे हैं। किसी को खुशी नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। एक जान गई है, इंसानी जान बहुत कीमती होती है, भले कोई कुछ कहे। दूसरी क्विकली बताऊँ आपको, जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था उसको चैलेंज कर रखा था हाई कोर्ट में, उस हवाले से भी एक छोटी सी खबर थी। वो ये खबर है कि फौरी तौर पर जो रिलीफ देखना चाह रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो रिलीफ उनको नहीं मिला। वो फैसला वो मुअत्तल करना चाह रहे थे, वो मुअत्तल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हमारे पास अभी तक मुसद्दका कॉपी नहीं आई, तो जब तक हमारे पास मुसद्दका कॉपी नहीं होगी हम इस फैसले को मुअत्तल नहीं कर सकते। जिस पर उन्होंने कहा जी वो वेबसाइट भी पड़ा हुआ है, वो इधर से देख लें, उधर से देख लें। उन्होंने कहा जल्दी क्या है? तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि नहीं जी वो बड़ा इसके अजीब से असरात है, लोगों के जहनों में बड़ी इबाहम है, ये है। उन्होंने कहा जी वो तो हम नहीं कर सकते, मुसद्दका कॉपी आएगी, बेशक आप भी ले आएँ,
3 दिन का इसमें वक्त है, आप अभी ले आएंगे, हम अभी इसको सुन लेंगे। बहरहाल इस हवाले से अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी रिलीफ नहीं मिला। उन्होंने कहा हम ऐसे किसी भी आइनी इदारे का हुक्म जो है वो मुअत्तल नहीं कर सकते। तो जो रिलीफ देखना चाह रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ताहाल उनको वो रिलीफ नहीं मिला। जो लग भी रहा है कि वो रिलीफ अब इतना जल्दी उनको शायद ना मिले, क्योंकि वो भी एक आइनी इदारा है और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का वो फैसला है, उन्होंने बड़े ही कैलकुलेटेड तरीके से वो फैसला लिखा है और अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इस फैसले को उन्होंने लिखा हुआ है। उसमें फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर हो सकती है, लेकिन फौरी तौर पर इस फैसले का मुअत्तल होना, मुझे इस चीज़ पर कोई वो नहीं है कि हो सकता है कि ये भी इसमें फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन हो और ये फ़ैसला इंटैक्ट रहे। और इसमें देखेंगे फ़र्दर क्या होता है। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं उस हवाले से भी ये भी इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकायदा जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो भी हो सकता है कि बाज़ाब्ता तौर पर इस पर अपनी कार्रवाई का आगाज़ करें। हमारे पास अब यही तफसीलात थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।